नाउ वी विल स्टार्ट विद द केस स्टडीज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो उससे पहले अपन ऑर्गेनाइजिंग को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड स्पेसिफाइंग जॉब पोजीशन। अपन प्लान इंटरप्रेट करते हैं, एग्जीक्यूट डायरेक्टिंग में करते हैं, इस पर अपनी जॉब पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं, किससे ऑर्डर लेना है वो पता करते हैं, वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी ऑफ रिलेशनशिप अमंग देम। ये अपनी थ्योरी थी, ये अपनी नहीं, हेमैन की थ्योरी थी, अपन को हेमैन को याद नहीं रखना। इसका ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस IDAE, आइडिया नहीं IDAE, आइडिया। हाँ, तो इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी आइडेंटिफाइड एंड डिवाइडेड इनटू टास्क विच आर अचीवेबल। उसके बाद डिपार्टमेंट रिलेटेड आइडिया है को क्लब किया जाता है हमेशा। रिलेटेड आइडिया मतलब दो इंसान सेम जॉब के हैं तो उनके काम को क्लब कर दिया जाता है। अब काम क्लब कर दिया, डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट बना दिया, तो अब इंसान को उसकी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से जॉब पोजीशन देंगे कि कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी। अब ड्यूटी भी बना दी, जॉब पोजीशन बना दी। अब डिपार्टमेंट के हेड बनाएंगे, डिपार्टमेंट के हेड बनाएंगे कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे काम करेगा। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। इससे एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट बढ़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो इससे स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स कैसे? अगर जो असाइन टास्क है वो एक ही इंसान रेगुलरली परफॉर्म करता है तो वो ऑब्वियसली उसमें पक्का हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, आप रोज़ ही एक ही इंसान से काम ले रहे हो तो आपको पता पड़ जाता है कि किस इंसान से कौन सा ऑर्डर लेना है, क्या करना है। एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाती है जिससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता और बहुत हेल्प मिलती है। कोई दो इंसान यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है कि एक ही इंसान एक ही उसका ऑर्डर दे रहा है, मतलब कितनों को भी दे सकते हैं पर एक इंसान देता है ऑर्डर। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी नहीं होते, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी भी नहीं होती, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होती है। अडेप्शन टू चेंज, अब अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज अडेप्ट करने में ज़्यादा वो हो जाती है क्योंकि अपन इंडिविजुअल को साथ में रखते हैं, साथ लेके चलते हैं और अपन ने चीज़ें उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखी होती है अपने प्लान्स के हिसाब से, इसलिए। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, जब अपन एक ही इंसान ऑर्डर देता है आपको वर्क, क्या क्या काम करना है, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड है, जॉब पोजीशन क्लियरली डिफाइंड है, तो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन बन जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जब एक इंसान रोज ही एक ही काम को कर रहा होता है वो एक वर्क एनवायरनमेंट में बन जाता है और उसका डेवलपमेंट होता है क्योंकि उसने एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करना सीख लिया है। उसको पता है किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो उससे वो आदमी जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उससे उसको अच्छी जॉब मिलती है, एम्प्लॉयज़ को नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। एक्सपांशन, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा है, ऑर्गेनाइजिंग अच्छी है, तो आपको एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में कभी भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बस लोग और बढ़ाने हैं, अभी 30 लोग और काम कर रहे हैं, आपको एक्सपांड करना है तो 15 लोग और रख लो, 30 लोग और रख लो और आपकी ग्रोथ ईजीली पॉसिबल है, जैसे ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है जिसमें अपन मैनेजरियल ऑपरेशन टास्क परफॉर्म करते हैं। द फ्रेमवर्क स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर। द वर्ड इफेक्टिवली इज इंपॉर्टेंट हियर, जैसे मैंने कल भी कहा था कि इफेक्टिवली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काम अच्छे से मैनेज होना चाहिए। हर किसी तो कोई भी कर सकता है, मैं रख लूँ मेरे नीचे 5 बंदे, जाओ ये करो, दिस इज नॉट द वे। There is no use of increasing the span of manager if it reduces the effectiveness of the management. फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें है ना, किसके बेसिस पे डिवाइड होता है, फंक्शंस के बेसिस पे। जैसे एक जनरल मैनेजर है, उसके नीचे एक HRM है, एक परचेज है, एक प्रोडक्शन है, एक मार्केटिंग, ओके। इसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ब्रॉड होता है। नहीं, इसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, नैरो होता है। ये अपन बाद में कंफर्म कर लेंगे यार। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाने में अच्छा हेल्प करते हैं क्योंकि लोग आसपास काम करते हैं, एक्टिविटीज़ ग्रुप होती है एक ही एक डिपार्टमेंट में। ये जनरल मैनेजर को ये भी पता है HRM में क्या हो रहा है, इसको ये भी पता है परचेज में क्या हो रहा है, इसको ये भी पता है प्रोडक्शन में क्या हो रहा है। पर जब ऐसे ग्रुप बन गए तो अब इन ग्रुप में क्लैशेज भी होंगे। मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन से लड़ाई करेगा, प्रोडक्शन वाला परचेज है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये वो इनके क्लैश चलते रहेंगे। अगर स्पेशलाइजेशन
आता है डिवीज़न ऑफ वर्क की वजह से, क्योंकि रोज़ एक ही एक काम करना है आपको, आपकी जॉब एक्टिविटी एक फिक्स है, तो उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन अराइज होता है। अगर यही चीज़ अपन एक ही प्रोडक्ट में 4 लोगों को बांट देते, ठीक है, ये जनरल मैनेजर है, इसने एक वर्कर रखा जो परचेज में भी जा रहा है, प्रोडक्शन में भी जा रहा है, मार्केटिंग में भी जा रहा है, तो उसको स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा कभी भी। हाँ, पर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन तो आ गया, पर है ना, अब इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे अगर उसने एचआरएम में काम कर लिया तो उसको परचेज की नॉलेज नहीं होगी, तो वो जीवन में जब नई जॉब ढूंढेगा तो उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसको एक ही चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। जो भी सारे टास्क परफॉर्म होते हैं वो मैनेजरल ऑपरेशन नेचर के आर टेकन केयर अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। इनका एक फंक्शनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर ये जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर फॉलो होते हैं। जो भी कलेक्शन है कलेक्टेड एक्टिविटी का, उनको साथ सबको प्रॉपर अटेंशन मिलता है, क्योंकि एक ही इंसान सब मैनेज कर रहा है, तो जैसा वो पूरा ध्यान रख पाता है। सारी एक्टिविटीज़ कनेक्टेड होती है फंक्शनल डिपार्टमेंट, तो कोई भी काम रिपीट नहीं होता, क्योंकि एचआरएम वाला एचआरएम का काम करे, परचेज वाला परचेज का। पर अगर एक ही इंसान इधर उधर होता है तो वो परचेज का भी कर लेता, कभी एचआरएम का। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है, एफर्ट्स वेस्ट होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज भी है। क्यों? अगर परचेज वाला अपने बारे में सोचेगा, उसको तो अपने गोल अचीव करने हैं, तो वो एचआरएम का नहीं सोचेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नहीं सोचेगा ना एचआरएम, तो इनके बीच में क्लैश होंगे, इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक गोल बन चुका है। अब जो फंक्शनल हेड है ना, उनको एक ही एक चीज़ की नॉलेज हो गई, अब वो इनफ्लेक्सिबल है। उनको एचआरएम की नॉलेज है तो बस उनको अब एचआरएम की नॉलेज है, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, जैसे मैंने तेरे को पहले समझाया था। बेसिक नेचर है डिपार्टमेंट का कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बना रहे रेगुलर बेसिस पे। ए सॉरी, देर इज़ लैक ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक कोटा होता है जिनको वो फुलफिल करते हैं, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। अगर कंपनी की साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए। इन केस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द डाइवर्सिटी ऑफ एक्टिविटी हैंडल, पता नहीं है, बाद में देखेंगे। डिविजनल स्ट्रक्चर वो थे जब आपको प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, आपके पास मोर देन वन प्रोडक्ट हो। ओके, इसमें क्या होता है, हर डिपार्टमेंट का हर डिवीज़न है। ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल का अलग डिपार्टमेंट होगा। मेडिसिन है, मेडिसिन का अलग डिपार्टमेंट है। गारमेंट है, गारमेंट का अलग डिपार्टमेंट, ठीक है। इससे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। पहले अपने फंक्शन हुआ था, अब प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट कैसे होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर की वजह से क्या स्पेशलाइज प्रोडक्शन हो जाता है, कि आप पर्सनल स्किल स्पेशलाइज नॉलेज आ जाती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, उनको फुली नॉलेज होती है, वो फुली यूटिलाइज कर पाते हैं अपने अपने डिवीज़न में। यहाँ पे इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होते। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एक डिवीज़न हेड है, जैसे ऑटोमोबाइल का। अब गलती होए तो इसका नाम आएगा, अच्छा करे तो इसका नाम आएगा। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ईजी है। फ्लेक्सिबिलिटी और इनिशिएटिव, इज हर डिपार्टमेंट में एक ऑटोनोमस यूनिट बना हुआ है जो अपने आप काम करता है, रोज़ काम करता है, तो डिसीजन मेकिंग क्विक हो गई है, क्योंकि एक ही इंसान को पूरे ऑटोमोबाइल का डिसीजन लेना है, उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। इससे एक्सपांशन एंड ग्रोथ भी होगी, क्योंकि फर्म नए डिवीज़न ला सकते हैं और उसको बीच में किसी को छेड़ना भी नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टेक्सटाइल है तो ये पांचवा और ले आएगा और उसमें नए डिपार्टमेंट बना लेगा, उसको यहाँ से किसी इंसान को उठा के इधर उधर नहीं डालना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, क्योंकि एक इंसान, हर यूनिट इंडिपेंडेंट है। ओके, तो डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाती है, एक ही मैनेजर को सारे डिसीजन है। डिवीजन स्ट्रक्चर कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि एचआर परचेज ये जो फंक्शन है ना, इनको हर डिपार्टमेंट में नया लाना पड़ता है। हर प्रोडक्ट के साथ हर नया सेटअप करना पड़ता है, पूरा नया ऑफिस लगाना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट से चांसेस हाई है। क्यों? क्योंकि डिवीजनल हेड भी लड़ाई कर सकते हैं कि इस डिवीज़न को तो इतना पैसा दे रहे हो, इसको इतना पैसा दे रहे हो। टॉप मैनेजमेंट की लड़ाई इधर पॉसिबल ज़्यादा है। रीज़न,
फंड्स। ओके। हाँ, डिविजनल हेड होना सही है क्योंकि उससे क्विक डिसीजन मेकिंग होती है एंड ऑल होता है। पर सम कभी कभी क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग की वजह से इंसान अपने आप को बहुत ऊपर समझने लग जाता है दुनिया से।